नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं ओम प्रकाश हमारे YouTube चैनल एग्री पाथ मेकर्स पर आपका स्वागत करता हूं। पिछली जो अपने 2-3 क्लासें ले रहे थे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर से संबंधित है, उन क्लासों में अपने पढ़ा था जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर अपने दो भागों में डिवाइड किया था। एक तो वृद्धि कारक था, दूसरा वृद्धि रोधक। ठीक है, तो वृद्धि कारक के अपने तीनों पार्ट थे, वो तीनों कंप्लीट किए थे। आज अपन बात करेंगे वृद्धि रोधक। ठीक है, जो भी वृद्धि रोधक हार्मोन है ना, उनकी बात करेंगे। मतलब वृद्धि रोधक का मतलब क्या होता है? ऐसे हार्मोन जो पौधों की वृद्धि को घटा देते हैं, यानी कि उनकी जो वृद्धि है उसको घटा देते हैं या रोक देते हैं, वो वृद्धि रोधक हार्मोन कहलाते हैं। ठीक है, वृद्धि रोधक हार्मोन की अगर अपन बात करें तो इसमें आपके ये इथाइलिन है, इसके अलावा एब्सिसिक एसिड है जिसको एबी बोला जाता है, मैलिक हाइड्रोजाइड है, इसके अलावा पेक्लाब्यूट्राजोल है। ठीक है, लेकिन मोस्टली अपन डिटेल से डिस्कस इन दोनों की करेंगे, इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड, क्योंकि एग्जाम में ज्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं वो यहीं से आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर अपन बात करें इथाइलिन या इथिलीन, ठीक है, इसके फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला होता है C2H4। अब देखो ये जो इथाइलिन है इसकी खोज की अगर अपन बात करें तो खोज इसकी पहले हो चुकी थी केमिकल के रूप में। ठीक है ना, रासायनिक रूप से इसकी खोज है वो लगभग 1900 के आसपास हो चुकी थी। ठीक है, लेकिन अपने एग्रीकल्चर में जो प्लांट हार्मोन है, प्लांट हार्मोन के रूप में अगर अपन बात करें तो प्लांट हार्मोन के रूप में इसकी खोज 1935 में हुई थी, और एक रूसी साइंटिस्ट थे क्रोकर जिन्होंने इनकी खोज की थी। तो खोज की अगर अपन बात करें तो खोज इसकी 1935 में रूसी वैज्ञानिक क्रोकर ने की थी, है ना। क्रोकर ने पादप हार्मोन के रूप में खोज की। ठीक है ना, याद रखना, पादप हार्मोन के रूप में। वैसे तो इसकी पहले हो चुकी थी, लेकिन पादप हार्मोन के रूप में इसकी खोज किसने की थी? क्रोकर ने 1935 में। ठीक है, अब देखो ये जो इथाइलिन है या इथिलीन है, इसको जो अपन कह सकते हैं, ये इसका जो मुख्य उपयोग है ना, वो मुख्य उपयोग क्या होता है? फलों को पकाने के रूप में। ठीक है, तो इसको अपन कह सकते हैं राइपनिंग हार्मोन। ठीक है, राइपनिंग हार्मोन। ठीक है, सीधा ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि निम्न में से राइपनिंग हार्मोन है। ठीक है, तो वहां पर आपको इथाइलिन या इथिलीन मिल जाएगा, वो करना होगा। ठीक है, इसके बाद में एक इंपॉर्टेंट चीज और है, एकमात्र ऐसा हार्मोन है जो गैसीय अवस्था में होता है। एकमात्र ऐसा हार्मोन जो गैसीय अवस्था में होता है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सा हार्मोन है जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद में अगर अपन इसकी बात करें, अग्रक की बात करें तो इसका जो अग्रक है वो है मिथ्योनिन। देखो अपने पहले भी जो वृद्धि कारक हार्मोन पढ़ रहे थे उनमें भी अपन बात कर रहे थे जो अग्रक है उन सब की, है ना। तो अग्रक है वो ज्यादातर अभी तक जितने भी एग्जाम है ना, उन एग्जामों में सबसे ज्यादा ये पूछा गया। ठीक है ना, इथाइलिन का अग्रक कौन सा है? मिथ्योनिन, है ना। तो अगर आपके वो याद हो या नहीं हो, लेकिन ये जरूर याद कर लेना, सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर अग्रक पूछेगा तो इथाइलिन का ज्यादा आने का चांस रहता है। ठीक है, इसके बाद में अगर अपन संश्लेषण की बात करें तो इसका जो संश्लेषण होता है वो पौधे के फलों में होता है। ठीक है, फलों में सर्वाधिक संश्लेषण होता है। ठीक है, तो ये चार चीज आप याद रखना, इथिलीन या इथाइलिन अगर इसका फॉर्मूला है तो फॉर्मूला याद कर लेना C2H4, और राइपनिंग हार्मोन इसको बोला जाता है। इसकी खोज 1935 में रूसी वैज्ञानिक क्रोकर थे, उन्होंने पादप हार्मोन के रूप में की थी, और वैसे खोज पहले 1900 में हो चुकी थी। एकमात्र ऐसा हार्मोन है जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है, और इसका अग्रक है वो मिथ्योनिन है, और इसका संश्लेषण है वो फलों में होता है। ठीक है, इसके बाद में अगर अपन इसके कार्य की बात करें, इसका जो यूज है वो कहाँ कहाँ किया जाता है। देखो सबसे इंपॉर्टेंट तो इसका यही है, इसका जो मुख्य काम है, मुख्य कार्य है वो तो यही है, फलों को पकाना, फलों को पकाना। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर इसके बाद में अगर अपन बात करें तो जो नॉन क्लाइमेक्ट्रिक फल होते हैं,
नॉन क्लाइमेक्ट्रिक फल होते हैं उनको जल्दी पकाता रहता है, ठीक है ना। नॉन क्लाइमेक्ट्रिक फलों को जल्दी पकाना। अब देखो जो अपने फल है वो पकने के आधार पर दो प्रकार से डिवाइड किए हुए हैं, क्लाइमेक्ट्रिक और नॉन क्लाइमेक्ट्रिक। इनका जो वीडियो है वो पहले अपलोड कर चुका हूं, तो वहां पर जाकर के आप देख लेना डिटेल से, ठीक है। तो नॉन क्लाइमेक्ट्रिक देखो जो फल है ना वो पकने के लिए चाहे क्लाइमेक्ट्रिक हो या नॉन क्लाइमेक्ट्रिक हो उसमें इथाइलिन का प्रोडक्शन तो होना है, ठीक है। नॉन क्लाइमेक्ट्रिक होते हैं उनको प्लांट के ऊपर इथाइलिन का प्रोडक्शन हो जाता है, और जो क्लाइमेक्ट्रिक होते हैं उनको तुड़ाई के बाद में भी इथाइलिन का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो ये जो नॉन क्लाइमेक्ट्रिक फल है उनको ये क्या करता है, जल्दी पका देता है। अब देखो जैसे कोई भी अगर अपन फ्रूट की बात करें तो उस फ्रूट में मान लेते हैं कि भाई अपन 4 से 6 तुड़ाई करते हैं, है ना, 6 तुड़ाई उसमें कर रहे हैं, ठीक है। अगर अपने उसमें इथाइलिन का प्रयोग कर दिया तो लगभग 3 से 4 तुड़ाई ही अपने को करनी पड़ेगी। 3 से 4 तुड़ाई में सारे के सारे फल है वो पक जाएंगे। कहने का मतलब है कि जो फलों को पकने की रेट है, दर है, वो जल्दी हो जाएगी, ठीक है। अगर 4 से 6 तुड़ाई में पक रहा है तो अपने को एक तो टाइम ज्यादा लगेगा, ठीक है, दूसरी मेहनत भी ज्यादा करनी पड़ेगी। तो इससे अच्छा है ना इथाइलिन का अपन छिड़काव करके उसकी जो तुड़ाई पकने की अवस्था है वो लगभग कम कर सकते हैं, 2-4 तुड़ाई है वो कम की जा सकती है, ठीक है। तो एक तो ये काम हो गया फलों को पकाने के रूप में। दूसरा जो नॉन क्लाइमेक्ट्रिक फल है उनको जल्दी पकाने का काम करता है, ठीक है। इसके बाद में अगर अपन नेक्स्ट इसकी बात करें, नेक्स्ट कार्यों की बात करें तो ये क्या काम करता है, फलों को एक साथ पकाने में सहायक है। फलों को एक साथ पकाने में सहायक। अब देखो इसका सबसे अच्छा उदाहरण अगर अपन बात करें तो अंगूर है। अंगूर में देखो फल है वो इस प्रकार से गुच्छे के रूप में पाया जाता है ना, इस प्रकार से देखो यहाँ पर गुच्छे सा होगा, ठीक है, ऐसा फल होगा, है ना। ऐसा जो फ्रूट है उनके गुच्छे इस टाइप रहेंगे, ठीक है। अब देखो अगर अंगूर में ये जो स्टार्टिंग वाले हैं ये जल्दी पक जाते हैं, तो ये जो लास्ट वाले हैं वो लेट पक रहे हैं, तो इनमें थोड़ा सा खट्टापन रहेगा, अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। अगर अपन इनको पकने की अवस्था तक वेट करें, यानी कि अपने इतना वेट करें कि ये आगे वाले हैं वो भी पक जाए, ठीक है, तो तब तक क्या होगा, जो पीछे वाले पके हुए हैं वो सड़ गल करके खराब हो जाएंगे, है ना। तो इसलिए अपन क्या काम करते हैं, इन सभी को एक साथ पकाने के लिए इथाइलिन का प्रयोग करते हैं ताकि अपने किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हो, ठीक है। तो इस प्रकार से इथाइलिन के कार्यों की बात करें तो फलों को पकाने का काम करता है। दूसरा नॉन क्लाइमेक्ट्रिक फलों को जल्दी पकाता है। तीसरा फलों को एक साथ पकाने में सहायक है। इसके अलावा जड़ों की वृद्धि को बढ़ाने में भी इसका उपयोग किया जाता है, लेकिन जो मुख्य मुख्य कार्य है वो इतने है ना। इसके बाद में दूसरा वृद्धि रोधक हार्मोन है, वृद्धि कारक नहीं आएगा ना, वृद्धि रोधक हार्मोन है। दूसरा इंपॉर्टेंट है एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड या फिर इसको शॉर्ट में बोल दिया जाता है ABA, है ना। तो अगर आपने इसकी बात करें, एब्सिसिक एसिड या ABA है, इसकी खोज कब हुई थी, इसकी खोज है वो 1963 में हुई थी, है ना। 1963 में अगर अपन बात करें तो पीछे जो अपने प्लांट हार्मोन पढ़े थे, जो साइटोकाइनिन है उसका नामकरण भी 1963 में हुआ था, लेथाम ने दिया था ना। ये थोड़ा सा कंपेयर करके पढ़ना ताकि याद रह जाए, है ना। तो इसकी खोज भी एब्सिसिक जो अम्ल एसिड है इसकी खोज भी 1963 में हुई थी, और एडिकोट और ओकोमा ने इसकी खोज की थी, ठीक है। एडिकोट व ओकामा ने खोज की थी, ठीक है, ये याद कर लेना। इसके बाद में अगर अपने देखें कि भाई कहाँ की थी, तो जो कपास का कैप्सूल है या फल बोल देते हैं जिसको, कैप्सूल में इसकी खोज की गई थी। इसके बाद में अगर कार्यों की बात करें तो एब्सिसिक एसिड का प्रमुख काम क्या रहता है, जो पतझड़ी पौधे होते हैं उसमें एक एब्सिसिक जो पतझड़ी पौधे होते हैं उसमें एब्सिसियन लेयर पैदा कर देता है, जिसको बोलते हैं विगलन लेयर पैदा कर देता है ना। जैसे ये कोई प्लांट है, ठीक है, और यहाँ पर पत्ती वगैरह या कोई फल लगा हुआ है, ठीक है,
तो इसके बाद में ये क्या काम करेगा, यहाँ पर एक एब्सिसिक या विग्लन लेयर बोलते हैं, विग्लन लेयर पैदा कर देगा। विग्लन लेयर उत्पन्न हो जाएगी तो फिर क्या होगा, ये जो पत्ती है या फल है जो भी है ये जड़कर नीचे गिर जाएगा। ठीक है, तो इसका एक काम तो ये हो गया कि एब्सिसिक या विग्लन लेयर का निर्माण करना, जिससे क्या होता है फल फूल और पत्तियां झड़ जाती है। और फल फूल पत्तियां झड़ने से क्या होता है, जो भी पतझड़ी पौधे होते हैं ना उसमें पाले के प्रति रेसिस्टेंस आ जाती है, सहन शक्ति आ जाती है। ठीक है, तो इसका पर एक कार्य ये हो गया कि विग्लन लेयर का निर्माण करना, विग्लन लेयर या परत लिख लेना, विग्लन परत का निर्माण करना। ठीक है, इसके बाद में अगर दूसरा कार्य इसका करें तो पाले के प्रति सहनशीलता बढ़ाना, पाले के प्रति सहनशीलता बढ़ाना। ठीक है, क्योंकि देखो जो ज्यादातर पौधे होते हैं, पतझड़ी पौधे होते हैं, उनमें ये क्या काम करता है, विग्लन का काम करता है। ठीक है, विग्लन का मतलब होता है एक लेयर पैदा कर देगा जिससे फल होगा, फूल होगा, पत्ते होगी वो झड़ जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद में क्या होगा, जो पौधा होगा वो डोरमेंसी में चला जाएगा। ठीक है, तो उसमें पाले के प्रति किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा। ठीक है, तो पाले के प्रति ये क्या काम करता है, जो सहन शक्ति है उसको बढ़ा देता है। ठीक है, इसके बाद में अगर अपन दूसरा इसका कार्य की बात करें तो सुषुप्तावस्था को ये क्या काम करता है, सुषुप्तावस्था को बढ़ा देता है, सुषुप्तावस्था को प्रेरित करना। ठीक है, सुषुप्तावस्था को बढ़ा देता है। ठीक है, अब देखो सुषुप्तावस्था बढ़ाना किस लिए अपने को चाहिए, एक तो साइटोकाइन होता है वो जीर्णता को बढ़ा रहा है, और ये है एब्सिसिक एसिड है वो सुषुप्तावस्था को बढ़ा रहा है। ठीक है ना, अब सुषुप्तावस्था किस लिए चाहिए अपने को बढ़ी हुई, जैसे किसी अपन फ्रूट या वेजिटेबल जो भी है उनका अपन स्टोरेज कर रहे हैं ना, तो स्टोरेज करते समय क्या होगा, अगर अपन उसमें सुषुप्तावस्था पैदा कर देंगे तो उसकी स्टोरेज लाइफ है वो ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो स्टोरेज लाइफ अगर कहें या फिर सुषुप्तावस्था कहें तो एक ही बात है कि स्टोरेज लाइफ को भी ये बढ़ा रहा है, भंडारण क्षमता को भी बढ़ा रहा है। ठीक है, अगर वहां पर भंडारित किए हुए जो भी हो गए फल या सब्जी तो उनकी सुषुप्तावस्था बढ़ा रहा है तो फिर उसकी जो उम्र है वो ज्यादा हो जाती है। ठीक है, इसके बाद में अगर एक चीज और बात करें तो ये इसका जो संश्लेषण है वो सर्वाधिक शुष्क जलवायु में होता है, संश्लेषण शुष्क जलवायु में सर्वाधिक होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसका जो संश्लेषण है वो शुष्क जलवायु में, यानी कि जहां पर ड्राई एरिया होगा वहां पर इसका संश्लेषण है वो ज्यादा होगा। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट चीज है, ये भी लिख लेना। इसके बाद में नेक्स्ट इसके कार्य की बात करें तो ये जो पर्णरंध्र होता है उनको बंद करने का काम करता है, पर्णरंध्रों को बंद करने में सहायक है। अब देखो जो भी शुष्क जलवायु होगी वहां पर क्या होता है, ज्यादातर पानी का लॉस है वो कैसे होगा, या तो वाष्पोत्सर्जन से होगा या वाष्पीकरण के द्वारा होगा। ठीक है, तो ये एब्सिसिक एसिड क्या काम करता है, पर्णरंध्रों को बंद कर देता है। अगर पर्णरंध्र बंद हो जाएंगे तो उसमें ऑटोमेटिक वाष्पोत्सर्जन के द्वारा नुकसान नहीं होगा। ठीक है, अब वाष्पोत्सर्जन के द्वारा नुकसान नहीं हो रहा है तो वहां पर क्या होगा, पौधे में जो शुष्क जलवायु के प्रति सहनशीलता है वो बढ़ जाती है। ये कह सकते हैं अपन कि शुष्क जलवायु के प्रति या शुष्क जलवायु के प्रति सहनशीलता भी ये बढ़ा रहा है। ठीक है ना, शुष्क जलवायु के प्रति नोट कर लेना, शुष्क जलवायु के प्रति सहनशीलता बढ़ाना। ठीक है, अब देखो ये क्या काम कर रहा है, पाले के प्रति भी सहनशीलता बढ़ा रहा है और शुष्क जलवायु के प्रति भी सहनशीलता बढ़ा रहा है। ठीक है, दोनों के प्रति भी सहनशीलता बढ़ा रहा है, इसीलिए इसको प्रतिकूल दशाओं का हार्मोन भी कहा जाता है। ये भी लिख लेना, प्रतिकूल दशाओं का हार्मोन, प्रतिकूल दशाओं का हार्मोन भी कहा जाता है ना। दोनों ही प्रतिकूल दशा होगी ना, जैसे पाले को भी बढ़ा रहा है, पाले के प्रति भी सहनशीलता पैदा कर रहा है और शुष्क जलवायु के प्रति भी सहनशीलता जो है वो बढ़ा रहा है। ठीक है,
तो इसीलिए इसको प्रतिकूल दशाओं का हार्मोन भी कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा अगर अपन और बात करें तो ये प्रोटीन के संश्लेषण में भी सहायक है, आरएनए डीएनए का भी संश्लेषण करता है, लेकिन जो मुख्य मुख्य काम है इसके यही रहते हैं। देखो अगर स्टार्टिंग से बात करें तो एब्सिसिक एसिड जिसका शॉर्ट नाम एबी हो गया, खोज 1963 में एडिकोट ओकामा ने की थी। इसके बाद में किसमें की थी, कपास का जो कैप्सूल होता है या डोडा बोलते हैं जिसको, उसमें की थी। इसका कार्य की बात करें तो विगलन परत का निर्माण करना, जिससे क्या होता है फल फूल और जो पत्तियां हैं वो झड़ जाती है, और पाले के प्रति सहनशीलता बढ़ाना। ज्यादातर ये काम है वो पतझड़ी पौधों में करते हैं। ठीक है ना, जो भी पतझड़ी पौधे होते हैं उसमें ये काम होता है। ठीक है, इसके बाद में सुषुप्त अवस्था को ये प्रेरित करता है और पर्णरंध्रों को बंद करने में सहायक है, शुष्क जलवायु के प्रति सहनशीलता को बढ़ाता है, और इसका सर्वाधिक संश्लेषण भी शुष्क जलवायु में होता है। इसीलिए शुष्क जलवायु और पाले के प्रति सहनशीलता बढ़ाता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, प्रतिकूल दशाओं का हार्मोन कहा जाता है। ठीक है, तो ये दो अपने वृद्धि कारक और वृद्धि रोधक दोनों प्रकार के हार्मोन थे, वो मोस्ट है वो कंप्लीट हो गए। इसके बाद में अभी अपना जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें इसके एप्लीकेशन जितनी भी है वो अपने पढ़ेंगे कि कौन से हार्मोन की कितनी मात्रा काम में ली जाती है और कौन से हार्मोन का ट्रेड नेम क्या है या व्यापारिक नाम में क्या है। ठीक है, थैंक यू।